सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। मखमली सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी व उसके ऊपर हिमालय के उत्तुंग शिखरों और दादी से सुनी कहानियों व शाम के समय सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियों ने गुसाई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था, क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ का निधन हो गया था। इसलिए प्रकृति की यह रमणीयता इनकी माँ बन गई थी। प्रकृति की ममतामयी छाँव में वे धीरे धीरे इसके सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से कागज में उड़ेकने लगा। अल्मोड़ा की खास संस्कृति व वहाँ के समाज ने उनको अंदर तक प्रभावित कर दिया। सबसे पहले उनका ध्यान अपने नाम पर गया और उन्होंने लक्ष्मण के चरित्र को आदर्श मानकर अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन कर लिया। सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। इनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी व उसके ऊपर हिमालय के उत्तुंग शिखरों और दादी से सुनी कहानियों व शाम के समय सुनाई देने वाली आरती की स्वर लहरियों ने गुसाई दत्त को बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था, क्योंकि जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माँ का निधन हो गया था। इसलिए प्रकृति की यह रमणीयता इनकी माँ बन गई थी। प्रकृति की ममतामयी छाँव में वे धीरे धीरे इसके सुमित्रानंदन पंत का डायरेक्टली खींच जाती हूँ सर। वीडियो क्लिप में हमने देखा सुमित्रानंदन पंत की संक्षिप्त जानकारी। कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात उनकी माता स्वर्ग सिधार गई, अतः इनका लालन पालन पिताजी और दादी ने किया, जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर काफी पड़ा, जो कि प्रकृति के बीच में पले बढ़े, इसलिए इनको प्रकृति प्रेमी कवि भी कहते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज में हुआ। इनका काव्य का सृजन यहीं से प्रारंभ हुआ। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त रखा। जैसा कि वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी से, रामायण के पात्र लक्ष्मण जी से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम स्वयं ही बदल लिया और गुसाई दत्त से सुमित्रानंदन पंत रख लिया।
सरस्वती पत्रिका के में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मियों के हृदय में अपनी धाक जमा। वर्ष 1950 में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। ये छायावाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने वर्ष 1916 से 1977 तक साहित्य की सेवा की। 28 दिसंबर 1987 को इनका निधन हुआ, लेकिन आज इनकी जयंती है। इस अवसर पे हम इन्हें याद कर रहे हैं और आज भी इनकी कविताएं हमारे बीच है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 60 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने अपनी पहली प्रथम कविता लिखी थी और तभी से कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी। इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरांत इनकी साहित्यिक रुचि और भी अधिक विकसित हो गई। वर्ष 1920 में उनकी रचनाएं उच्चावास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई। उच्चावास जो छायावादी काल का बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का संकलन माना जाता है, जिसमें छायावाद काल की कविताएं प्रकाशित हुई। अब अगर इनकी कृतियों की हम बात करें तो कुल 28 पुस्तकें प्रकाशित हैं इनकी, जिनमें कविता, पद्य, नाटक एवं निबंध शामिल हैं। छायावादी कृतियों में उच्चावास, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। प्रगतिवाद कविता जो है, प्रगतिवाद में युगांत है, युगवाणी, ग्राम्य। युगांत को माना जाता है कि छायावाद काल का अंत और प्रगतिवादी काल का प्रारंभ हो। इस यहाँ से इन्होंने प्रगतिवाद काल की कविताओं की रचना का प्रारंभ किया। अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां मंजू ज्वाल, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगपथ आदि हैं। मानवतावादी कृतियां लोकायतन, चिदम्बरा, पतझड़, रजत, शिखर, पौ फटने से पहले, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा आदि हैं। मधु ज्वाल उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। इसमें खादी के फूल जो उनका संकलन है, इसमें बच्चन साहब, बच्चन जी, श्री हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत दोनों लोग की मिली हुई साझेदारी से बनाई ये कविता संग्रह है, जिसमें दोनों लोगों ने साथ में काम किया। लोकायतन गांधीवाद से प्रभावित होने के बाद इन्होंने इस महाकाव्य की रचना। तारापथ प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है। ज्योत्सना की बात करें तो युगांत 1936 ईस्वी छायावाद की अंतिम तथा प्रगतिवाद की प्रथम रचना थी और 1938 में रूपाग नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन ये करते थे। रूपाग जो कि एक नाटक माना जाता है, ये मासिक पत्रिका थी। 1950 से 1957 के मध्य आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में कार्यरत रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा। छायावाद के ये विष्णु के रूप में प्रसिद्ध थे। छायावाद में भी विष्णु के समान माना जाता था। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। प्रथम छायावाद काव्य कृति 1922 में रची गई। पल्लव 1926 कविता संग्रह की भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहलाई। तारापथ तारापथ प्रतिनिधि कविता का संकलन ज्योत्सना में मिलता है। ज्योत्सना जो कि मैंने पहले बताया रूपक है, जो मासिक पत्रिका के माध्यम से संकलित हो प्रकाशित किया जाता था। माना जाता है कि पल्लव में सुमित्रा नंदन पंत की सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताओं का संग्रहित है, जो 1918 से 1925 के बीच में लिखी गई। 1918 से 1925 के बीच में जितनी भी कविताएं लिखी गई, जो कि मान्यता ऐसी है कि 32 कविताएं हैं जो पल्लव में पाई जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है, कहते हैं कि पल्लव बिल्कुल नए काव्य गुणों को लेकर हिंदी साहित्य जगत में आया। पंत में कल्पना शब्दों के चुनाव से ही शुरू होती है। छंदों के निर्वाचन और परिवर्तन में भी वह व्यक्त होती है। उनका प्रवाह अत्यंत शक्तिशाली है। जो ये कविता संग्रह की पुस्तक पल्लव है, इसकी जानकारी देने के लिए मेरी एक छात्रा भी यहाँ उपस्थित है, शालिनी गुप्ता, जो अपने विचार प्रस्तुत करेंगी अभी। शालिनी शालिनी गुप्ता।
शालिनी गुप्ता। शालिनी गुप्ता, आप सुन सकते हो बेटा? यस मैम, यस मैम। हाँ, आप शुरू करें। शुभ मध्याह्न। मेरा नाम शालिनी कुमारी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं एक ऐसी कविता संग्रह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यह पुस्तक है पल्लव कविता संग्रह। यह प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। इस संग्रह की कविताओं में प्रकृति की सुंदरता, फूल पत्ते, पेड़ पहाड़ और आकाश का बहुत सुंदर चित्रण है। यह एक कविता संग्रह है और मुझे लगता है कि 10वीं से 12वीं तक के हर छात्र को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत से ही कविताएं मेरे मन को बहुत शांति देने लगी। ऐसा लगा जैसे हर शब्द कुछ कह रहा हो, कभी जीवन की सच्चाई, कभी भावनाओं की गहराई और कभी प्रकृति की सुंदरता। इस संग्रह की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसके इस्तेमाल किए गए शब्द बहुत कोमल, कल्पनात्मक और भावपूर्ण हैं। हालांकि कुछ शब्द मुझे कठिन लगे, लेकिन जब उन्हें ध्यान से पढ़ा तो उनका अर्थ समझ में आया और तब कविता और भी सुंदर लगी। पढ़ते पढ़ते एक पंक्ति जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वो वह है, विपुल शून्य में पंख फैलाकर उड़ने दो जीवन विहग। यह पंक्ति मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि यह आत्मविश्वास, आजादी, कल्पना और खुले आकाश में उड़ान की भावना को व्यक्त करती है। ऐसा लगता है जैसे ये पंक्ति मुझे भी आगे बढ़ने और सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रही हो। यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की कविता उच्छ्वास से ली गई है, जो पल्लव संग्रह में शामिल है। इस कविता में पंत जी ने जीवन को एक पक्षी अर्थात विहग के रूप में दिखाया है, जो खुले आकाश में स्वतंत्रता के साथ उड़ान करना चाहता है। पल्लव पढ़ना मेरे लिए एक शांत, भावनात्मक और प्रेरणादायक अनुभव था। इसमें मुझे प्रकृति से प्रेम करना और सौंदर्य को महसूस करना आया। यह किताब उन सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें कविता पसंद है और जो हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी। पंत जी की भाषा शैली की बात करें तो पंत जी की शैली अत्यंत सरल एवं मधुर है। बांग्ला तथा अंग्रेजी भाषा से प्रभावित होने के कारण इन्होंने गीतात्मक शैली अपनाई। सरलता, मधुरता, चित्रात्मकता, कोमलता और संगीतात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो ये बात करना ही सही नहीं है, क्योंकि स्थान सर्वोपरि देखा जाए तो छायावाद काल के 4 स्तंभों में हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाते हैं और वो स्थान कोई और ले ही नहीं सकता है। पंत जी जो थे वो सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी और कलात्मक सौंदर्य, इनकी सौंदर्य अनुभूति के 3 मुख्य केंद्र थे। इनके काव्य जीवन का आरंभ प्रकृति चित्रण से हुआ। इनके प्रकृति एवं मानवीय भावों के चित्र में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के प्रति आस्थावान एक सहज कुशल शिल्पी माने जाते हैं, जिन्होंने जीवन सृष्टि के अभ्युदय में 9 स्वप्नों की सर्जना की। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। पंत जी का बाल्यकाल कौसानी के सुरम्य वातावरण में व्यतीत हुआ। इस कारण प्रकृति को ही इन्होंने अपना जीवन समझा और प्रकृति को ही जीवन संचारी के रूप में रही और काफी साधना भी प्रकृति के बीच रहकर ही की। अतः प्रकृति वर्णन, सौंदर्य प्रेम और सुकुमार कल्पनाएं इनके काव्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से पंत जी हिंदी के वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। पंत जी के साहित्य पर कवींद्र, रविंद्र, स्वामी विवेकानंद और अरविंद जैसे दर्शन का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसलिए उनकी रचनाओं में अध्यात्मवाद और मानवतावाद के दर्शन होते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पे है, एक कविता में यहाँ पेश कर रही हूँ पंत जी की। सुमित्रा नंदन पंत की कविता सुख दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से,
मानव जग में बट जाएं, दुख सुख से ओ सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न, दुख सुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास आश्रम है आनंद, रे इस मानव जिस जीवन काम गए का। थे ना वो नहीं पूछ के। सुमित्रा नंदन पंत की कविता सुख दुख। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की मानवता का दर्शन होते हुए अंत में पंत जी प्रगतिवादी काव्य धारा की ओर उन्मुक्त होकर दलितों और शोषितों की लोक क्रांति के अग्रदूत पंत जी छायावादी काव्य धारा, हाँ, शोषितों के ऊपर अपनी रचना करने लगे। लोक क्रांति के अग्रदूत माने जाते थे। छायावादी काव्य धारा के चार प्रमुख स्तंभों में से एक, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, उनकी कल्पना ऊंची भावना, कोमल और अव्यक्त से प्रभावपूर्ण होती थी। ये काव्य जगत में कोमल भावनाओं और सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इस दृष्टि से पंत जी का हिंदी साहित्य में सर्वोपरि स्थान है। पंत जी की अगर विचारधारा देखें तो पंत जी की विचारधारा समय के साथ विकसित होती रही, जो उनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रकृति से प्रभावित जब हुए तो छायावाद काल में उसका प्रभाव मिलता है। फिर गांधी जी से जब मिले थे, उन्होंने जो रचना की उसका प्रभाव वहां पे मिलता है। अरविंद जी से मिलने के बाद उनकी रचनाओं में उसका प्रभाव मिलता है। तो अगर देखा जाए तो शुरू से ही पंत जी जो है उनकी विचारधारा विकसित विकास की ओर अग्रसर होती रही, बढ़ती रही। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख विचारधाराएं ये हैं। प्रकृति प्रिया। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति के प्रति गहरी आस्था दिखाई देती है। हिमालय, फूल, पक्षी, बसंत आदि उनके प्रिय विषय रहे। छायावाद की कोमल भावनाएं, उन्होंने प्रेम, सौंदर्य, आत्मा की खोज और रहस्यात्मकता को बहुत ही कोमल और भावुक भाषा से प्रस्तुत किया है। यह छायावादी की विचारधारा मानी जाती है। मानवतावाद, समय के साथ उन्होंने मनुष्य और समाज के यथार्थ की ओर ध्यान दिया। ग्राम्य उसमें से एक उनकी रचना है जिसमें इनकी झलक, इस विचारधारा की झलक दिखाई देती है। ग्राम्य और लोकायतन जैसी रचनाओं में उन्होंने सामाजिक असमानता और जनजीवन की समस्याओं को स्थान दिया। आदर्शवाद और आध्यात्मिकता, उन्होंने जीवन में आदर्शों की खोज की। वे वेद, उपनिषद और भारतीय दर्शन से भी प्रभावित रहे। आत्मा, ब्रह्म, मुक्ति जैसे तत्व उनके चिंतन में स्थान पाते हैं। समय के साथ परिवर्तनशील दृष्टि, पंत जी की रचनाओं में एक स्पष्ट विकास दिखाई देता है। प्रकृति, प्रेम, दर्शन, समाजवाद, यह उनकी विकासशील सोच को दर्शाता है। पंत जी की विचारधारा एक ऐसी यात्रा है जो सौंदर्य से शुरू होकर समाज और आत्मा की गहराइयों तक पहुंचती है। पंत जी की आवाज में खुद उनकी विचारधारा का एक वीडियो क्लिप है जो मैं साझा करना चाहूंगी। मैंने हमेशा स्त्री के लिए लिखा है कि उसका हृदय तो तिजोरी में बंद है जी। उसको तो ऐसा होना चाहिए जैसे फूल अपने नाल से बंधा रहता है, वैसे स्त्री को अपने प्रियजन से तो बंधा रहना चाहिए घर से, लेकिन अपने हृदय की सौरभ जैसे फूल समस्त लोगों को देता है, वैसे स्त्री को अपनी भावना समस्त लोगों को देनी चाहिए, जिससे कि भावना का आदान प्रदान हो सके। क्योंकि स्त्री का सबसे सुंदर हिस्सा देह नहीं है, उसकी भावना है। अब तक कवि अपने ही सुख दुख में केंद्रित थे, किंतु गुंजन से वह अपने में ही केंद्रित न रहकर विस्तृत मानव जीवन, मानवतावाद की ओर उन्मुख होते रहे। सन 1955 ईस्वी के बाद की पंत जी की कुछ रचनाओं में कौवे, मेढक आदि पर प्रयोगवादी कविता का प्रभाव दिखा, पर कवि का यह रूप भी सहज न होने से वह इसे भी छोड़कर अपने प्राकृतिक वास्तविक रूप में लौट आए और फिर से वे अपनी वही प्राकृतिक भाव से रचनाएं लिखना शुरू किए। पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रगतिशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकास करती रही। ये अपने काव्य में बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव सचेष्ट रहे। प्रकृति के सर्वाधिक
सशक्त चितेरे के रूप में आधुनिक कवि हिंदी काव्य में ये सर्वोपरि हैं। पंत जी निश्चित ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती यथार्थ हुई। इनकी एक कविता की प्रस्तुति लेकर मेरी छात्रा यहाँ उपस्थित होना चाहती है। सीनो 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 आप सीनो आप यहाँ पे हो बेटा? सुमित्रा नंदन पंत के पुरस्कार और उपलब्धियां जो इस प्रकार हैं। अपनी साहित्यिक सेवा के लिए पंत जी को पद्म भूषण 1961 में, ज्ञानपीठ 1968 और साहित्यिक अकादमी तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से अलंकृत किया गया। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी सर्वप्रथम पंत जी को ही मिला। पंत जी कौसानी में बचपन में जिस घर में रहते थे, उस घर को सुमित्रा नंदन पंत विथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे जाना जाता है विथिका के रूप में। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुएं, कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा मिला साहित्य वाचस्पति और प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था, रूपम आदि कविता संग्रह की पांडुलिपियां भी सुरक्षित रखी गई हैं। सर, मेरी एक छात्रा है जो अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहती थी। सुमित्रा नंदन पंत पर आधारित वो कविता तैयार की है, लेकिन शायद वो अभी आ नहीं पाई है, ज्वाइन नहीं कर पाई है। Yes, ma'am, I'm here only. ओके सीनू, हाँ बेटा बोलिए। शुभ मध्याह्न। मैं सीनू आज आप सभी के सामने सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता प्रथम रश्मि लेकर आई हूँ। ये कविता बोलने से पहले मैं उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता प्रथम रश्मि उनके काव्य संग्रह वीरा 1927 में संकलित है। यह कविता 1919 में लिखी गई थी और हिंदी साहित्य में छायावादी युग की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की पहली किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव का सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। कविता की शुरुआत में कवि ने एक बाल विहंगी से प्रश्न करते हैं कि उसने पहली किरण के आगमन को कैसे पहचाना। कवि को यह आशय होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कविता में कवि ने प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जुगनू, चंद्रमा की किरणें, कलियां, तारे और पेड़ों के पत्तों का सुंदर वर्णन किया है। इसी के साथ मैं उनकी कविता बताऊंगी। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, उग रहे थे धूम द्वार पर, पहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों के उत्तर उतर कर, भू पर काम रूप नवचर, तुम नवल कलियों का मृगमुख, सिखा रहे थे मुस्काना, स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना, कुक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना। धन्यवाद। धन्यवाद सीरी। हिंदी साहित्य में गौरवशाली इतिहास में आपका योगदान अत्यंत अमूल्य रहा। भारत भूमि पर अनेक ऐसे साहित्यकार और कवि उत्पन्न हुए जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से
समाज में चेतना, जागृति और सुधार के कार्य किए। किंतु पंत जी का व्यक्तित्व उन सभी में विशिष्ट रहा। जहाँ एक उनकी रचनाओं में विचारों की सशक्तता दृष्टिगोचर होती है, वहीं दूसरी ओर भावों की कोमलता और प्रकृति से आत्मीयता भी उतनी ही गहराई से परिलक्षित होती है। आपके बिना हिंदी साहित्य की कल्पना करना भी संभव नहीं है। आपने भाषा को केवल अभिव्यक्त का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि उसे संवेदना, संस्कृति और सृजन का सेतु भी बनाया। आपकी साहित्यिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। विदा हो गई सांझ, विनत मुख पर झीना अंचल धर, ऐसे एकांगी आंचल में मौन मधुर स्मृतियां भर। वह केसरी दुकुल अभी भी फहरा रहा क्षितिज पर, 9 आषाढ़ के मेघों से घिर रहा बराबर अंबर। पंत जी की स्वयं आवाज में उनकी एक कविता का वीडियो क्लिप है, यहाँ पे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। और कुछ सुनीता? सर वीडियो क्लिप नहीं चल पा रहा है सर, थोड़े ग्लिचेस रहे हैं आज सर, इसके लिए क्षमा कुछ प्रार्थी और है। रह गया जी है? जी सर। कुछ और रह गया? नहीं सर, ये वीडियो कुछ क्लिप और रह चला। गया? नहीं नहीं सर, वीडियो क्लिप चलाना था मुझे, वीडियो क्लिप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, चल नहीं रहा है चलो कोई बात नहीं। सर। तो सुनीता तब तक कोशिश कर लो आप। जी सर। जो सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में आपने बताया, ये बहुत ही अ, हिंदी भाषियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। हिंदी प्रेमियों के लिए जो लोग नहीं जानते, तो सुमित्रानंदन पंत के बारे में अगर एक लाइन में कहा जाए तो सुमित्रानंदन पंत जो है हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। जी सर। बहुत सारी कविताएं इनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। और एक कविता प्रकृति की प्रशंसा की है सुमित्रानंदन पंत की, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं 2-4 लाइन सुना देता हूँ। जी सर। जब तक आप अपना उसको देखिए। तो पृथ्वी की प्रशंसा करते हुए सुमित्रानंद पंत कहते हैं, प्यारी पृथ्वी, तुम पर सब कुछ सहकर भी सहना आता है। तुमसे सुंदर और कौन हो सकता है। तुमसे विनय सीखा हमने, तुमसे धैर्य, तुमसे ही जीवन पाया हमने, तुमसे प्रेम। तुम अनंत हो फिर भी निकट, तुम मौन हो फिर मुझ मुखर, तुम में ही रचा बसा है हमारा संपूर्ण स्वर। ये पृथ्वी की प्रशंसा में सुमित्रानंद पंत जी ने कुछ लाइनें कही हैं। और क्योंकि छायावाद के कवि हैं, इसलिए इनकी जो अर्थ है वो गूढ़ अर्थ है, सिंपल अर्थ नहीं है, सामान्य अर्थ जी नहीं है। सर। तो रहस्य। कोशिश करो समझने की, और कोशिश करो फिर लिखने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता, तुम्हारा थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन था बहुत पसंद आया। और उम्मीद है आगे भी जो है हम लोग इस तरह के प्रेजेंटेशन में देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। वीडियो क्लिप नहीं चलने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सर, कुछ ग्लिचेस रहे कोई हैं इस बात वजह नहीं, से। आगे चलिए। ठीक है। सौरभ जी आगे क्या करना है? हो गया सर। सर ये वेबिनार कंप्लीट हुआ था सर पूरा। शांति पाठ है?
नहीं सर। कोई बात नहीं। चलो सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मेहनत सर। की। थैंक यू वेरी मच सुनीता, थैंक Thank you. यू। और Thank जितने you so हमारे much, लोग sir. देख रहे हैं सभी को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय Thank you, हो, sir. प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें।